दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। और लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था गैस वेल्डिंग से रिलेटेड और जो सेफ्टीज़ होती हैं आपका वेल्डिंग से रिलेटेड होता है, उस सेफ्टीज़ के बारे में हमने देखा था। जो एसेसरीज़ होते हैं साथ ही आपकी गैस वेल्डिंग के जो एसेसरीज़ होते हैं उसके बारे में देखा था, जिसमें सिलेंडर हो गए, हॉज पाइप हो गए, उससे रिलेटेड सेफ्टीज़ हो गया, कैसे उसको हैंडल करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। प्रेशर रेगुलेटर वाल देखा था, की देखा था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो उसी में हम आगे आते हैं जो वेल्डिंग में ही है आपका आर्क वेल्डिंग है। लास्ट क्लास में आपका एसिटिलीन गैस वेल्डिंग देख लिया था, उसमें आपका गैस एसिटिलीन और वो उसका प्रेशर देखा था कितना होता है। प्रेशर जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, फिर उसकी कैपेसिटी 7 मीटर की होती है। ऐसे करके एसिटिलीन का भी देखा था जो आपका 14 से 15 kg का होता है प्रेशर, और 6 मीटर क्यूब का जो है उसकी कैपेसिटी है। उस पर थ्रेड देखे थे हमने। फिर उस पर सेफ्टी देखा था, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, एप्रन इस्तेमाल करना है, स्लीव्स इस्तेमाल करना है, साथ ही आपके जो हेलमेट होते हैं, शील्डेड ग्लास होता है। तो आज हम एसी वेल्डिंग में देखेंगे, तो एसी वेल्डिंग मशीन और उसके जो एसेसरी जो है उसके बारे में देखेंगे। सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी जो देखा हमने उधर, सेफ्टी आपका लगभग कॉमन है। सेफ्टी वो चीज़ें वही चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का चैप्टर एक स्टार्ट होता है या किसी भी चीज़ का काम स्टार्ट होता है तो उस चीज़ में सबसे पहले सुरक्षा को बताया जाता है कि सुरक्षा क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें सुरक्षा लेनी है किसी भी काम के दौरान। तो हम चलते हैं अब आर्क वेल्डिंग में, स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग मशीन और उसका जो एसेसरीज़ है उसके बारे में। तो आर्क वेल्डिंग मशीन और एसेसरीज, तो आर्क वेल्डिंग के कार्य देखेंगे, उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो आर्क वेल्डिंग में उपयोग किए जाते हैं। तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है, गर्मी का एक स्रोत होता है, मतलब हाई वोल्टेज को दिया जाता है उसमें, सॉरी हाई करंट होता है, लो वोल्टेज होता है। उससे क्या करा जाता है, गर्मी उत्पन्न करी जाती है और इस गर्मी को आपूर्ति जो होता है आर्क वेल्डिंग मशीन द्वारा की जाती है, जो शक्ति का स्रोत होता है। जो पावर सोर्स जो होता है आपका, जो वेल्डिंग मशीन है वो आपका पावर सोर्स है। जो मेन इसका सोर्स जो है पावर का, पावर सोर्स से इसमें बिजली का उपयोग करके इसमें वेल्डिंग का काम किया जाता है। तो ये आपका जैसे फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन है जिसमें से आपका देखोगे ये आर्क वेल्डिंग, ये मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन है। और यहाँ से एक कनेक्शन गया है, इसको अर्थिंग गया है, और एक जो है मेन आपका इलेक्ट्रोड होल्डर पे गया है। ये आपका बीच में इलेक्ट्रोड हो गया, ये जॉब हो गया, और यहाँ पे आपका वो मेल्ट करा जा रहा है। इलेक्ट्रोड को जो है जब जलाओगे इलेक्ट्रोड तो वो मेल्ट होता है, फिलर रोड की तरह वो काम करता है। साथ में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो आपका जो बेस मेटल होता है उसको भी थोड़ा बहुत पिघलाता है। ये वेल्डिंग के केबल हो गए, एक आपका मेन चला जाएगा इस पर, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया उस पर, और दूसरा जो जाएगा एक आपका जाएगा इस पर, प्लस नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो एक आपका जाएगा जॉब पे और एक जाएगा दूसरा उधर। तो ये अर्थिंग लग जाता है, तो वहाँ से आपका नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रोड होल्डर पे, उसको सीधा वहाँ से फिर वेल्डिंग करा जा सकता है। उपकरण का उपयोग क्या होता है, उपकरण का उपयोग किया जाता है तो उसमें देखते हैं आपका क्या होता है। चाप वेल्डिंग जो होता है उसके लिए एसी या डीसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए, जो एसी चाप वेल्डिंग होता है उसमें एसी से भी या फिर डीसी आपूर्ति प्रदान करके उससे वेल्डिंग करा जाता है। आर्क वेल्डिंग में जो होता है मेन सप्लाई जो होता है एसी होता है, वो हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज हैवी करंट एसी या डीसी में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है आर्क वेल्डिंग में, जो हाई वोल्टेज होता है एसी सप्लाई, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई को क्या करता है, लो वोल्टेज जो होता है हेवी करंट में उसको बदलने के लिए उपयोग करा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। वहीं आपका जो होता है आर्क वेल्डिंग में करंट की आवश्यकता पूर्ति को नियंत्रित करने और समायोजित करने के लिए होता है। आर्क वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आवश्यक जितना आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से उसको आपूर्ति और कंट्रोल किया जाता है। करंट का, करंट बढ़ाने का घटाने का उसमें रहता है, तो वो करके आप जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे फिगर 1, ये आपको फिगर 1 फिगर 2 में टाइप्स दे रखा है। एसी पावर सोर्स हो गया या आपका डीसी पावर सोर्स हो गया। एसी में क्या होता है कि इसमें है विदाउट पोलैरिटी और विद पोलैरिटी। आपका जब दोनों में आप करोगे इससे सवाल बनते हैं, सो पोलैरिटी किस में आता है आपका और किस में पोलैरिटी नहीं आता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है जब हम आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं, आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे विदाउट पोलैरिटी किस में आता है। तो आपका एसी पावर सोर्स होता है उसमें आपको विदाउट पोलैरिटी होता है, और डीसी पावर सोर्स जो होता है उसमें आपका पोलैरिटी आता है। एसी वाले में एसी आउटपुट होगा, डीसी वाले में डीसी आउटपुट होगा। सो यहाँ जो है मुख्य जो शक्ति के रूप हैं आपका दो तरह के हैं, एक आपका एसी और एक आपका डीसी। सो अल्टरनेटिंग करंट हो गया और आपका डायरेक्ट करंट हो गया। तो आपका अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, और डीसी वाला जो होगा डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन हो गया। इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है।
किया जा सकता है, जिसमें डीसी मशीन हो गया, मशीन रहेगा, उसमें जनरेटर सेट रहेगा, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट रहेगा या रेक्टिफायर सेट रहेगा। तो डीसी वाले जो होते हैं उसमें आपका डीसी मशीन रहेगा, मोटर जनरेटर सेट भी रहेगा। तो अलग अलग टाइप के इसमें आते हैं, इंजन जनरेटर सेट वाले आ गए, रेक्टिफायर सेट वाले आ गए। तो ये जनरली ये पोर्टेबल टाइप के होते हैं, इनका कहीं पे भी जाके इस्तेमाल किया जा सकता है, ले आके ऐसे करके। एसी वाले में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके लिए क्या होता है, पावर सोर्स चाहिए होता है। ये जैसे आप इस पर करोगे इंजन जनरेटर, तो वहाँ फ्यूल का सिस्टम रहता है। तो ये इनसे सवाल बनते हैं, इनका सवाल हम आगे देखेंगे। तो इससे सवाल तो बनता है, इंजन जनरेटर सेट जो होता है ना, इसका उपयोग जो होता है पोर्टेबल होता है। तो इसको आप कहीं भी ले जाके उसको और एक जगह से दूसरे जगह से कई एरिया में ले जाके उसको काम किया जाता है। तो पोर्टेबल टाइप में जो होता है आपका इंजन जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यही है आपके इस पावर सोर्स के हिसाब से। एसी और डीसी में वो पोलैरिटी के साथ आता है, विदाउट पोलैरिटी आता है एसी पावर में, विद पोलैरिटी आता है आपका डीसी पावर में। बाकी इनसे सवाल क्वेश्चन बनते नहीं हैं इससे। इसका जो होता है ये एक सवाल यहाँ पे बनता है, ये आपका ये एक सवाल बनता है जो आपका आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ऐसे करके सवाल बनता है। तो यहाँ याद रखना, आपका लो वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज और हाई करंट हो जाएगा, हाई करंट हो जाएगा। लो वोल्टेज हाई करंट पे वो काम करती है आर्क वेल्डिंग की जो है मशीन। आगे देखते हैं हम। तो एसी का अर्थ है, एसी का अर्थ जो है प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। और इसमें क्या होता है, 50 से 60 चक्र प्रति सेकंड की प्रवाह से दिशा को बदलता है। तो पर सेकंड जो होता है 50 to 60 साइकिल का होता है। साइकिल उसमें डिपेंड किया जाता है। वो जो हार्ट जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वही 50 से 60 प्रति सेकंड प्रवाह की दिशा को बदलता है या फिर उल्टा देता है। इसमें आपका इसमें फिगर 3 में दिया हुआ है, ये पावर सोर्स हो गया। यहाँ से आपका इधर से इधर गया, इधर से होकर इधर, जैसे इधर से इधर गया और फिर ये वापस भी आता है। तो ये जब साइकिल में क्या होता है, एक चीज़ पूरा करने का, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ आ गया, ये एक साइकिल हुआ। इस तरह से ये क्या होता है, 60 बार, 50 से 60 बार क्या होता है, एक सेकंड के अंदर वो कर देता है। वहीं डीसी में क्या है, डीसी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष धारा, मतलब डायरेक्ट करंट हो गया। यह एक ही दिशा में नियंत्रित रूप से लगातार बहता रहता है। इसमें क्या होता है ना, ये आपका जैसे इधर से इधर जा रहा है तो ये वापस नहीं आएगा, इधर से इधर ही जाएगा बस। जबकि एसी में क्या होता है, इधर से इधर भी जाता है और इधर से वापस भी आता है। यही चीज़ें डिफरेंस है। तो इसमें देखो, इधर से जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया और इधर से नेगेटिव दिया, यहाँ पे आपका ऐड हो गया, और नेगेटिव जो है इसके थ्रू यहाँ पे जो है आ गया इस साइड का। तो ये आपका करंट फ्लो का दिखा रहा है, वन डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसमें क्या है, करंट फ्लो रिवर्स इज इट्स डायरेक्शन 50-60 साइकिल पर सेकेंड। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है, मतलब जो एसी करंट का जो फ्लो कर रहा है वो, और इसका डायरेक्शन जो है साइक्लिक से 50 से 60 सेकेंड जो है रिवर्स डायरेक्शन, मतलब जाता भी है आता भी है वैसे करके। तो 50 से 60 से साइकिल जो होता है एक सेकेंड में पूरा करता है। जबकि इसमें क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें जो होता है आपका डीसी वाले में करंट फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली, वो होता है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसमें डायरेक्शन जो दिखा रहा है पॉजिटिव से दिखा रहा है नेगेटिव की ओर, लिखा हुआ है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अकॉर्डिंग टू ये एरो हेड देखोगे ना, एरो हेड आपका इस साइड से है, इस साइड से ऐसे हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, जो आपका है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और एसी वेल्डिंग जनरेटर। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और जनरेटर के बारे देखते हैं, इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप करने का काम करता है। जबकि आपका जनरेटर देखोगे तो जनरेटर क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में देखते हैं। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है, मशीन का एक प्रकार है जो क्या करता है, मुख्य आपूर्ति को एसी वेल्डिंग आपूर्ति में परिवर्तित करता है। तो एसी क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें जैसे ये भी एक मशीन है जो क्या करता है कि जैसे मुख्य आपूर्ति जो आता है, मेन सप्लाई जो आता है, उसको एसी जो होता है एसी में ही वो परिवर्तित करता है, जो फिगर 1 और 2 में दिया हुआ है। और इसमें क्या है, मुख्य एसी जो है मुख्य आपूर्ति वोल्टेज जो होता है उच्च वोल्टेज होता है, कम एम्पियर होता है। तो हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है। जबकि एसी वेल्डिंग मतलब मेन सप्लाई जो आता है उसमें आपका जो है हाई वोल्टेज रहेगा, लो एम्पियर रहेगा। जब ये वही आपका वेल्डिंग में जाएगा, एसी वेल्डिंग आपूर्ति में जब जाएगा उस टाइम क्या होगा, हाई एम्पियर हो जाएगा और लो वोल्टेज हो जाएगा। तो हाई एम्पियर लो वोल्टेज हो जाएगा। जब मेन सोर्स से जब आता है तो आपका हाई वोल्टेज होता है और लो करंट हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है। लेकिन जैसे ही ये वेल्डिंग के लिए जाएगा उस टाइम आपका हाई करंट रहेगा, लो वोल्टेज रहेगा। तो ये चीज़ें सवाल पूछा जाता है, काफ़ी सवाल बनते हैं इसमें।
ये आपका फिगर 1 में दिया हुआ है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर क्या है, करंट रेगुलेटर फाइन हो गया। ये रेगुलेटर है करंट को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा है ये कोर्स का मतलब ज़्यादा देना है कम देना है उसके हिसाब से। AC वेल्डिंग आउटपुट हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया या टर्मिनल बोल सकते हैं। ये प्राइमरी केबल फ्रॉम मेन सप्लाई, ये प्राइमरी केबल है मेन सप्लाई का। और ये पोर्टेबल टाइप का। ये आपका दूसरा में जो है ये आपका ट्रांसफार्मर है। इसमें ये दिखा हुआ है आर्मेचर बना रखा है। ये वाइंडिंग का है, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। और इससे आपका रेगुलेटर निकाल दिया इधर, और इधर से लीड निकाल के अर्थिंग ले लिया। और ये आपका वेल्डिंग लीड हो गया। तो मतलब ये आपका मेन हो गया जो इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से मेन सप्लाई ले लिया। सो फिर आगे फिर जहाँ पे आपका अर्थिंग लगा है ये इलेक्ट्रोड हो गया। फिर वहाँ पे जो जॉब होगा वहाँ से फिर काम कर सकते हैं। ये होता है वाइंडिंग। ये आपका ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये आपका फिर वहाँ से सप्लाई का है। अगला जो है आपका इसी में देखते हैं ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन क्या करता है, जो आपका हाई वोल्टेज आएगा ना तो उसको लो वोल्टेज में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो मुख्य सप्लाई को 220 वोल्टेज या 440 वोल्टेज को क्या करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज या OCV का फुल फॉर्म पूछता है। ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या करता है, 40 और 100 वोल्ट के बीच कम कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा आपका 40 और 100 वोल्ट। सो वेल्डिंग सप्लाई ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो 40 और 100 वोल्ट के बीच होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, जो मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है 220 या 440 वोल्ट आ रहा है उसको क्या करता है, स्टेप डाउन करने का। डाउन मतलब आपको नीचे, नीचे मतलब कम, जैसे 220 440 था तो उसको कम करेगा 40 और 100 वोल्ट के बीच कम कर देता है, उसके बीच में लेके आ जाता है। क्योंकि वोल्टेज कम होता है और करंट ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे एम्पियर लिख रखा है, तो एम्पियर जो होता है वो यूनिट होता है करंट का, या विद्युत धारा का जो होता है वो यूनिट होता है। यह मुख्य आपूर्ति कम करंट को 100 या 1000 एम्पियर में आवश्यक आउटपुट वेल्डिंग करंट तक बढ़ा देता है। ये इसमें क्या होता है, मुख्य आपूर्ति जो होता है मेन सप्लाई जो होता है उसको कम करंट को 100 या 1000 एम्पियर तक जो होता है आउटपुट वेल्डिंग में करंट में वो बढ़ाने का काम कर देता है। उसके बारे में इसकी एडवांटेज क्या होता है, इसमें लागत कम आता है, जो प्राइमरी कोस्ट आता है वो कम आता है, मेंटेनेंस कोस्ट कम आता है, रख रखाव का कम आता है। फिर उसके बाद आर्क ब्लो जो होता है, जो आर्क निकलता है वो स्वतंत्र रूप से निकलता है। इसमें जैसे देखोगे आपको तो चुंबक के प्रभाव जो आर्क के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसे आर्क ब्लो कहा जाता है। इसमें आपको आर्क ब्लो का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्क ब्लो का जो डेफिनेशन है या फिर किसे कहते हैं आर्क ब्लो। तो चुंबक प्रभाव से जो आर्क के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो चुंबक का एक प्रभाव आता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे क्या होता है आर्क के लिए बाधा उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहता है, ब्लो आर्क कहा जाता है। इसमें नुकसान क्या क्या है, नुकसान के बारे में दिया रखा है। तो आपका AC वेल्डिंग जो होता है ये अलौ धातुओं, हल्के लेपित और विशेष इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये जो आपके AC वेल्डिंग वाले हैं ये कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं अलौ धातुओं के लिए, सॉफ्ट मेटल, लाइट मेटल के लिए और विशेष इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि इस पर अप डाउन होता है ना करंट का, तो उसके कारण ये सही चलेंगे नहीं और उसमें क्या होता है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। साथ ही ये क्या होते हैं, जो विशेष सुरक्षा सावधानी के बिना AC का जो उपयोग है वो नहीं किया जा सकता है। तो मतलब विशेष सावधानियाँ इसमें होती हैं जो इन चीज़ों के बिना आप कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दूसरा जो पहला जैसे क्या है, अलौ धातुएं हो गए जो हल्के लेपित होते हैं उनमें, कि उनके लिए क्या होता है विशेष इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग के लिए जो होता है ये कुछ नहीं होता है, उसके लिए ये इस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं AC वेल्डिंग, उसके लिए चाहिए होता है DC वेल्डिंग। ये ज़्यादातर आपका जो फेरस मेटल होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, ये DC आर्क वेल्डिंग है, DC आर्क वेल्डिंग मशीन है, उसके बारे में देखेंगे। तो DC आर्क वेल्डिंग में क्या है, इसमें मोटर जनरेटर सेट आता है। तो मोटर जनरेटर सेट इसका उपयोग जो होता है आर्क वेल्डिंग के लिए DC उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस पर क्या होता है, तो मोटर जनरेटर सेट जो होता है इसका उपयोग करा जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए DC उत्पन्न करने के लिए। इसमें आपका क्या होता है, जनरेटर क्या करता है AC या DC मोटर द्वारा संचालित होता है। तो जनरेटर जो होता है AC या DC मोटर द्वारा संचालित होता है। तो मशीन को चलाने के लिए मेन सप्लाई ज़रूरी है। अब ये जैसे आपका हो गया, ये आपका DC का है, AC या जो मेन मशीन है वो मशीन का दे रखा है। तो इसमें आपका जनरेटर यहाँ पे हो गया, जनरेटर हो गया, ये ओपन सर्किट का है, ये पोलैरिटी स्विच हो गया, ये करंट रेगुलेटर हो गया, ये एलिवेटेड मोटर हो गया। फिर इसमें ये कनेक्टिंग जाएगा, वेल्डिंग रोड हो गया, एक अर्थिंग लीड हो गया, मेन सप्लाई AC का हो गया यहाँ से।
यहाँ से देगा, फिर ये मोटर स्टार्ट होगा, है ना। फिर ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है ना, तो वो आपका जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। इसमें दे रखा है वो डायरेक्ट भी है, AC DC आप जैसा चाहो बनाना वो बना सकते हो। लेकिन तभी AC को क्या होता है ना, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो जितना उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें जो चीज़ें हैं स्टोरेज करके रखे जाते हैं ना, जैसे आपका ट्रांसफार्मर में जाओगे तो ट्रांसफार्मर का क्या करता है, वो स्टेप अप करने का और स्टेप डाउन करने का काम करता है। वहीं आपका रेक्टिफायर में जाओगे तो रेक्टिफायर क्या करता है, आपका जो AC होता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आगे चलते हैं, आपको मोटर जनरेटर सेट का दिखा रखा है। ये आपको मोटर जनरेटर सेट हो गया, इसका पूरा ये फिगर है। तो मोटर जो आपके DC जो होते हैं, DC आर्क वेल्डिंग, उसमें से आपका आएगा मोटर जनरेटर सेट आ जाएगा। दूसरा इंजन जनरेटर सेट है। तो मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है कि आपका ये आर्क वेल्डिंग जो होता है DC उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जनरेटर में AC या DC मोटर द्वारा, तो जो मोटर होता हुआ AC या फिर DC मोटर द्वारा क्या होता है, इसका संचालन किया जाता है, संचालित किया जाता है। और मशीन को चलाने के लिए मेन सप्लाई ज़रूरी होता है। तो ये फिगर है, इसका जो पार्ट का हमने देख लिया। अब इंजन जनरेटर सेट देखते हैं। तो इंजन जनरेटर सेट में क्या होता है कि ये दूसरा जो है इंजन जनरेटर सेट, इसका ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। ये आपका इंजन जनरेटर सेट क्या उपकरण मोटर जनरेटर सेट के समान है। अब जैसे ये क्या होता है, ये भी आपका मोटर जनरेटर सेट जो होता है वैसे कि उसी के समान होता है। उसके सिवाय इसमें क्या होता है कि जनरेटर का एक पेट्रोल या डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। उसमें क्या था, मोटर जनरेटर सेट में क्या था, मोटर के लिए मेन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती थी। इसमें क्या होता है, एक फ्यूल टैंक होता है जिसमें भी डीजल या पेट्रोल से उसके द्वारा चलाया जाता है। जो जनरेटर लगा होता है ये पेट्रोल या डीजल द्वारा संचालित किया जाता है। इसका रनिंग और मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस चार्ज जो है ना, उसमें कॉस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि इसको रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। तो वही है, रनिंग और मेंटेनेंस चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। इसका उपयोग जो होता है बिजली की लाइनों से दूर, जहाँ फील्ड वर्क में कहीं भी किया जा सकता है। तो यही सवाल बनता है, वो कौन सा वेल्डिंग मेथड है जहाँ पे इसका उपयोग जो होता है बिजली की लाइनों से दूर फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है। तो वहीं पे ये सवाल में आपका इंजन जनरेटर सेट जो है उसको फील्ड वर्क में भी काम कर सकें, क्योंकि ये पोर्टेबल टाइप का होता है। रेक्टिफायर सेट जो है ये भी आपका जो DC आर्क वेल्डिंग है उसके टाइप में एक आपका रेक्टिफायर सेट हो जाएगा। इसका जो उपयोग होता है AC को DC में चेंज करने के लिए, जो वेल्डिंग आपूर्ति होती है उसको चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका AC रेक्टिफायर है। इसमें ये आपका करंट रेगुलेटर हो गया, बाकी ये वेल्डिंग रोड के कनेक्टेड हो गए हैं। ये AC लीड हो गया, मेन लीड दिया, फिर इसको DC में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज दिया। वेल्डिंग लीड हो गया और ये अर्थ लीड हो गया। तो मूल रूप से क्या होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। इसमें ये मूल रूप से यह एक ये जो है AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, जो क्या कर रहा है, AC को DC में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर के आउटपुट को एक रेक्टिफायर से जोड़ा जाता है। जो आउटपुट होता है उसको एक रेक्टिफायर से जोड़ा जाता है, जहाँ से उसको फिर DC में कन्वर्ट करा जाता है। इसे वेल्डिंग के AC और DC दोनों धाराओं की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो होता है आपका रेक्टिफायर सेट, इसमें आपका AC और DC दोनों के लिए डिज़ाइन किया रहता है। तो AC में भी चल जाएगा, DC में भी चल जाएगा, दोनों में आपूर्ति के लिए इसको डिज़ाइन किया रहता है, जिसे आपका AC और DC रेक्टिफायर सेट कहा जाता है। तो AC DC रेक्टिफायर सेट भी कहा जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, लाभ बेसिकली इसमें है क्या, कि सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उपयोग करके लौह धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होता है। तो रेक्टिफायर सेट वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अलोह धातुओं में क्या था, उसमें आप AC सप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसमें ऐसा सेटिंग है कि आप उसको DC में करके अलोह धातुएं जो होती है उसको आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। तो ये इसीलिए क्या होता है, इसका एडवांटेज मतलब लाभ क्या है, उसको सभी प्रकार के जो वेल्डिंग होते हैं उसमें आप उपयोग करते हो, चाहे लौह हो चाहे अलोह हो, सभी में ये उपयुक्त होता है रेक्टिफायर सेट वाला। अगला जो पॉइंट है, वेल्डिंग में ध्रुवीयता के कारण इलेक्ट्रोड में तथा जॉब में उचित ऊष्मा का वितरण होता है। अब जैसे वेल्डिंग में ध्रुवीयता के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड में तथा जॉब में उचित ऊष्मा का वितरण होता है, और धारा निरंतर मुख्य लोड और सटीक धारा सेटिंग की आपूर्ति करता है। धारा में क्या होता है, निरंतर मुख्य जो, अब जैसे AC में क्या होता है कि उसमें अप एंड डाउन होते रहता है। और वही चीज़ आपका जैसे DC में आओगे तो जो सप्लाई है वो सप्लाई आपका कंटिन्यूस रहेगा, उसमें आपको अप डाउन नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होता है, बेटर वेल्डिंग में वेल्डेबिलिटी का मौका उस पर रहता है, बेटर वेल्डेबिलिटी होती है। तो वेल्डिंग जो बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है जो DC वाले से होता है। यह सुरक्षित कार्य को निश्चित करता है। जो ये कार्य जो ये जैसे काम भी करते हो ना, तो वहाँ पे सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करता है, क्योंकि आपका जैसे वोल्टेज अप डाउन नहीं रहेगा तो वो चीज़ें आपको जो मेल्टिंग करने का, जहाँ पे आपको फिलर रोड इस्तेमाल करके करना है, तो वो रेगुलरली वहाँ पे मेल्ट होती रहेगी।
वहीं पे आप यदि कम ज़्यादा होते रहता है तो क्योंकि फ्लक्चुएशन जहाँ पे भी होगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन बात है। आप यदि एक नॉर्मल समझो आप खाना खाते हो, अब आप 4 रोटी खाते हो, 4 रोटी की जगह आपने 2 रोटी खा लिया एक बार, तो उसमें क्या होता है आपके सब बॉडी में उतनी एनर्जी फिर थोड़ी नहीं बनेगी। जितना काम का रिक्वायरमेंट है आप 4 बॉडी 4 खाते हो और पूरे दिन आप जैसे कुछ करते हो, मान लीजिए 4 रोटी खाते हो और 4 घंटा आप पढ़ते हो, है ना, या 6 घंटा पढ़ लेते हो। किसी दिन आप 2 रोटी खा के आप 6 घंटा पढ़ो, तो ये इस पे थोड़ा क्या होता है ना, दिमाग या पेट है ऐसे आपको घूमता रहेगा। तो सेम चीज़ है इस पे आपका, जो वेल्डिंग में क्या होता है रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डीसी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे 40 100 का देखा था हमने जो एसी वेल्डिंग में होती है, जिसमें करंट को हाई करा जाता है और आपका जो वोल्टेज होता है वो लो होता है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि करंट जो होता है ना वही फ्लो करता है। और एक एक जैसे हमने दूसरा एक साइड से रॉड लगाया और दूसरा जो बेस मेटल होता है ना, बेस मेटल से क्या होता है, एक कनेक्टर होता है अर्थिंग, है ना, और दूसरे साइड से आपका रहता है आपका इलेक्ट्रोड जो होता है, वहाँ से सप्लाई होता है। जब हम देते हैं तो करंट पास करता है एक एंड से दूसरे एंड, तो उसमें वो मेल्ट होता है। तो हम फिलर मेटल इसलिए इस्तेमाल करते हैं। रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड होता है या वायर बोलते हैं उसको, उसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसमें लाभ हमने देख लिया, ये क्या होता है सभी प्रकार के लौ या अलो धातुओं के लिए उपयुक्त होता है। जो रेक्टिफायर सेट वाला है, हाँ, ये डीसी आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। और वेल्डिंग की ध्रुवता के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जो में उचित ऊष्मा जो होता है, यही आपका है जो आपका सही फ्लो रहेगा करंट का, तो उसमें ऊष्मा भी लगातार वही चीज़ रहेगा। और धारा निरंतर मुख्य लोड और सटीक धारा की सेटिंग को आपूर्ति करता रहता है। और जिससे क्या होता है, सुनिश्चित कार्य आसानी से, मतलब सुरक्षित कार्य जो होता है सुनिश्चित करता है। इसमें डिसएडवांटेज भी है, आपके नुकसान भी हैं, जिसमें क्या होता है इनिशियल जो कॉस्ट आता है वो अधिक आता है, मतलब प्रारंभिक जो उसमें ख़रीदने में या सेटअप बैठाने में जो होता है उसका पैसा अधिक लगता है। इसमें रख रखाव का भी पैसा अधिक जाता है। और साथ ही निश्चित समय पर आर्क ब्लो को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो जो आर्क ब्लो है इसमें निश्चित समय पर क्या होता है, उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये इसके क्या है आपके मतलब नुकसान है या हानि है। तो इनसे सवाल रख रखाव का लागत और प्रारंभिक लागत जो है अधिक आता है। इससे आपका जनरल पूछा जाता है, आपका डीसी आर्क वेल्डिंग में जो है तो कितने टाइप के होते हैं वो भी पूछा जाएगा। मोटर हो जाएगा, इंजन हो जाएगा और रेक्टिफायर सेट हो जाएगा। साथ ही इसमें एक एक को पूछेगा तो एक एक का आपका आ जाएगा। डीसी में क्या होता है, मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है, एसी डीसी दोनों में सप्लाई में आपका काम करता है। लेकिन इसका क्या होता है, मेन जो स्टार्ट करने के लिए होता है वो एसी होता है। जैसे फ़ैन होता है ना आपका, एसी का सप्लाई दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी वो नहीं आएगा। सो जनरेटर जैसे क्या होता है, एसी का सप्लाई लेता है, मेन सप्लाई हो गया। फिर डीसी द्वारा मोटर जो होती है उसमें वो डीसी मोटर होती है और जनरेटर आपका एसी होता है। मोटर जनरेटर सेट हो गया ये। सो मोटर क्या होता है, जनरेटर हो गया एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। फिर उसके बाद इंजन जनरेटर सेट हो गया। तो इंजन में क्या होता है, वो फ्यूल का सिस्टम होता है, पेट्रोल या डीजल लगा के आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो वो उससे आता है। फिर उसका उपयोग करने का है जहाँ पे आपको करना है तो आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। यार ये जो होता है ये पोर्टेबल टाइप का होता है, तो जहाँ पे जो फील्ड वर्क करना होता है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसको हम जनरेटर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, हैंडल लगा के स्टार्ट कर दो, अब बस चलता रहेगा, फ्यूल है अपने पास, चलता रहेगा। रेक्टिफायर सेट में क्या होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये एसी और डीसी में भी डिज़ाइन क्या रहता है, एसी में भी चलेगा, डीसी में भी चलेगा। आपको डीसी की रिक्वायरमेंट है तो डीसी में आप उपयोग कर सकते हो, एसी में रिक्वायरमेंट है तो एसी का रिक्वायरमेंट कर सकते हो, है ना। एज पर रिक्वायरमेंट ये डिज़ाइन का, इस पर क्या होता है कॉस्ट उसी के कारण ज़्यादा आता है। इनिशियल कॉस्ट जो है रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस हो गया, साथ ही आपका जो समय समय पर आर्क ब्लो जो होता है थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका पोलैरिटी है आर्क वेल्डिंग का। तो चाप वेल्डिंग में क्या है, ध्रुवीयता है। तो जब भी हम चाप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो पोलैरिटी होती है, जैसे स्ट्रेट पोलैरिटी हो गया, रिवर्स पोलैरिटी हो गया, ये सब देखेंगे हम। सो पोलैरिटी का क्या है, आर्क वेल्डिंग की ध्रुवीयता क्या है उसको जानेंगे, उसके टाइप को जानेंगे। तो ये आपका हो गया पोलैरिटी इन डीसी पावर सोर्स। तो डीसी पावर सोर्स में क्या है, एक मशीन की ध्रुवीयता वर्तमान प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। जो पोलैरिटी होता है बेसिकली उसका जो फ्लो होता है ना, वो आपका होता है पोलैरिटी, उसको बोलते हैं जो फ्लो होता है। यही चीज़ है, एक मशीन की जो ध्रुवीयता वर्तमान प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। और क्या है, ध्रुवीयता केवल डीसी में ही प्राप्त की जा सकती है। जो पोलैरिटी होता है वो आपको डीसी में ही मिलता है, एसी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो नहीं आ रहता है, उसमें अप एंड डाउन होता रहता है। वोल्टेज का होगा तो उसके साथ ही आपका करंट भी होगा।
जिसके कारण उसमें क्या होता है, लगातार नहीं रहता है। तो यही है, वर्तमान प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। और इसमें क्या होता है, डीसी में ही होता है, डीसी में ही प्राप्त की जा सकती है। और ध्रुवता सीधा या उल्टा हो सकती है। ये क्या है, सीधा या फिर उल्टा हो सकती है। इसमें आपका सीधा उल्टा कहने का मतलब एक आपका स्ट्रेट हो जाएगा, एक आपका रिवर्स हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, तो आपका रिवर्स पोलैरिटी है। तो रिवर्स पोलैरिटी में देखोगे, जब इलेक्ट्रोड केबल को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है, एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव गया, ये पॉजिटिव इधर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड केबल को धनात्मक से, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, तो इसे धनात्मक ध्रुवता या विपरीत ध्रुवता कहते हैं। मतलब इसको जो जोड़ दिया, इसको दो कह सकते हो आप। इनको पॉजिटिव पोलैरिटी बोल सकते हो, पॉजिटिव बोल सकते हो पोलैरिटी, या फिर रिवर्स पोलैरिटी बोल सकते हो, है ना। जब पॉजिटिव को इलेक्ट्रोड को हम जोड़ते हैं किसमें, पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ते हैं, उस केस में वही चीज़ आपका जब चेंज हो जाएगा, कब चेंज होगा, जब आप इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दोगे, उस टाइम आपका स्ट्रेट पोलैरिटी आ जाएगा, या फिर ऋणात्मक जो है ध्रुवता हो जाएगा। यही चीज़ है। दूसरा में सीधी ध्रुवता है, स्ट्रेट पोलैरिटी है। तो जब इलेक्ट्रोड केबल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इसे क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी हो गया, या स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। तो यही चीज़ है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, तो इसमें देखोगे ये नेगेटिव में है इलेक्ट्रोड होल्डर, और ये आपका वेल्डिंग मशीन है। और बाकी आपका ये बेस मेटल है, जहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, इसमें आपको बेस मेटल में जो है नेगेटिव दिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रोड है उसमें पॉजिटिव दिया है। तो ये चीज़ बस पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है। रिवर्स पोलैरिटी जो होता है, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में होता है तब होता है, नेगेटिव जब इलेक्ट्रोड में होगा तो आपका स्ट्रेट पोलैरिटी हो जाएगा। अब याद रखने के कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें। एसी की कोई भी ध्रुवता नहीं होती है। एसी जो होता है ना, एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट में जो होता है ना, किसी भी प्रकार का जो होता है पोलैरिटी उसमें नहीं होता है। डीसी चाप में उत्पादित कुल गर्मी में पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है 66%, जो कि आपका 100% रखोगे तो 2/3 हो जाएगा गर्मी। और नकारात्मक जो होता है 33%, मतलब 1/3। 100 को आप 3 भागों में बांट दोगे तो 2/3 जो होता है डीसी में होता है, वो गर्मी पॉजिटिव टर्मिनल से मिलता है, और नेगेटिव टर्मिनल से 33% मिलता है, मतलब आपका 1/3 होता है। अगला देखते हैं, तो अगला आपका है हैंड टूल्स। तो यहाँ तक मैं आपके देखो सवाल क्या क्या बनते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी से भी सवाल बनते हैं, रिवर्स से भी बनते हैं, स्ट्रेट से भी बनते हैं। तो यहाँ से यही सवाल बनता है कि जब आपका नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ा होता है, तो जब इलेक्ट्रोड को होता है नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ा जाता है, तो उस टाइम वो कौन सा पोलैरिटी बनता है, तो वो आपका स्ट्रेट पोलैरिटी बन जाता है। जब वो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव आपका धनात्मक टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है, तो उस टाइम वो जो होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी होता है। यही सवाल बनता है। साथ ही आपका ये आपका 2/3 वाला जो है, ये भी बनता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ा जाता है, तो आपका 2/3 जो कुल गर्मी जितना आपका 100% मान के चलो, तो 66% जो हो जाएगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से आपका 33% होता है हीट का। एसी का देख लिया हमने। आगे जो चलते हैं, जो वेल्डिंग का जो हैंड टूल्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हस्तौजार जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं जब हम, तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम उनको देखेंगे। साथ ही उनको उपयोग जो होता है अलग अलग, उसके बारे में देखेंगे। और अच्छी जो उसका उपयोग का कैसे विधि है उसके बारे में देखेंगे। उसका मेंटेनेंस देखेंगे, रख रखाव देखेंगे। मतलब मेंटेनेंस हो गया, जो रख रखाव बोलते हैं, उसका देखभाल करना है, कैसे रखना है, किस स्थिति में रखना है, उसके बारे में देखेंगे। तो वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हस्तौजार, मतलब जो उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसमें से आपका डबल एंडेड स्पैनर हो गया। तो डबल एंडेड स्पैनर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक डबल एंडेड स्पैनर क्या होता है, जैसे फिगर 1 में दिया हुआ है, तो ये देखोगे, ये फिगर 1 में है, ये डबल एंडेड स्पैनर है। एक खाली डबल एंडेड स्पैनर लिख रखा है, ये डबल एंडेड ओपन स्पैनर है ना। समटाइम क्या होता है, जब आप हैंड टूल्स में खाली जाओगे ना स्टार्टिंग में बेसिक फिटिंग में, तो यहाँ आपको डबल एंडेड ओपन स्पैनर करके मिलेगा। तो ये आपका डबल एंडेड स्पैनर हो गया। क्योंकि क्या है ना, रिंग स्पैनर आप जैसे वो कैटेगरीज में जाओगे ना, तो उसमें वजह से डबल एंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन टाइप का है, रिंग में रिंग हो जाएगा डायरेक्टली। इसमें दिखाया गया डबल एंडेड स्पैनर है। यह जाली क्रोम वेनेडियम स्टील का बना है। ये जो आपका बना हुआ है, ये क्रोम वेनेडियम स्टील का बना हुआ है। इसका उपयोग जो होता है, जो हेक्सागोनल हो गए या स्क्वायर हेड के जो बोल्ट होते हैं, उसको ढीला और टाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपके ये डबल एंडेड स्पैनर हैं, वो आपका क्रोम वेनेडियम जो स्टील होता है उसके बने होते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, हेक्सागोनल या फिर स्क्वायर हेडेड बोल्ट होते हैं या नट होते हैं, उनको टाइट करने, मतलब आपको कसने या फिर ढीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पैनर का आकार उस पर अंकित होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको। इसमें आपको देखो, ये 12 दिख रहा है, ये आपका 13 दिख रहा है। तो ये मतलब 13, मतलब ये 13 mm का है। और ये आपका 12 mm का जो है नट हो या बोल्ट रहेगा, वहाँ पे आपका सेट बैठेगा। तो फिगर 1 में दिखाया गया है, वेल्डिंग अभ्यास में स्पैनर का उपयोग गैस सिलेंडर वाल्व पर रेगुलेटर को ठीक करने के लिए किया जाता है।
सो वेल्डिंग अभ्यास में देखोगे स्पैनर का जो उपयोग होता है, तो रेगुलेटर जो उसमें लगाया जाता है सिलेंडर वाल पर, रेगुलेटर को उस पर बैठाया जाता है। ये आपका रेगुलेटर है नीचे। सो यहाँ पे देखो, इसको बैठाने के लिए आपका स्पैनर का उपयोग किया जा रहा है, डबल एंडेड स्पैनर का। नली कनेक्टर और रेगुलेटर और ब्लो पाइप के लिए रक्षक आर्क वेल्डिंग मशीन आउटपुट टर्मिनलों आदि के लिए भी केबल लंग्स को ठीक करता है। इसमें देखोगे और भी पॉइंट दिए हुए, जैसे आपका नली हो गया, मतलब पाइप हो गया, पाइप कनेक्टर हो गया, रेगुलेटर हो गया, ब्लो पाइप हो गया, आर्क वेल्डिंग मशीन आउटपुट टर्मिनल हो गए। उनको क्या ठीक करने के लिए क्या होता है, डबल एंडेड स्पैनर का उपयोग किया जाता है। जिसमें आपका ये दिख रहा है, यूज़ करेक्ट साइज ऑफ स्पैनर। ये आपका रेगुलेटर है, ये आपका सिलेंडर है, इसके ऊपर यहाँ लगाने के लिए अपना पाइप को जो कनेक्टिंग पाइप है, नली है, उसको लगाने के लिए यहाँ पे स्पैनर का यूज़ किया जा रहा है। स्पैनर को हथौड़ों की तरह इस्तेमाल ना करें। जो स्पैनर होते हैं उसको कभी भी हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। वो नट बोल्ट और सिरों को नुकसान से बचाने के लिए सही आकार के सही स्पैनर का उपयोग करें। अब जो स्पैनर होता है, जैसे आपका 8 mm का है, उसका एक फार्मूला भी होता है, यदि आगे वो मिलेगा तो बताएंगे, बाकी आपका ऐसे बता देता हूँ। जो आपका डायमीटर दिया हुआ है कि आपका नट का निकालना है ना, नट का जैसे है 8 mm का है, 8 mm का है। 8 mm क्या होता है, उसका कोर डायमीटर होता है। सो उससे हम, जैसे बोल्ट का 8 mm का है, आपको नट का उसमें स्पैनर कितने का लगेगा वो करना है, तो आपका जो डायमीटर होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 को, तो इतना का आपका बैठ जाएगा। आजकल सिस्टम एक और निकला हुआ है, इतना गुना करने के बाद उसमें +1 करो, मतलब आपका या तो ये बैठेगा या तो ये बैठेगा, फिक्स है। मतलब 8 का यदि है तो वहाँ पे 12 आ रहा है, इसमें +1 कर दो, तो ये आपका 13 mm का जो है उसमें प्रॉपर सेट बैठेगा, जो स्पैनर लगेगा। अगला जो है आपका सिलेंडर की। सो ये टूल में देखते हैं सिलेंडर की क्या होता है। सिलेंडर को ओपन क्लोज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे फिगर 2 में दिया हुआ है। तो ये आपका फिगर 2 में ये आपका सिलेंडर की है, इसका ओपन क्लोज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सो इसका उपयोग जो होता है, सिलेंडर वॉल सॉकेट को खोलने या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि सिलेंडर से गैस के प्रवाह को रेगुलेटर तक रोका जा सके। तो गैस से जो होता है, सिलेंडर का गैस, सिलेंडर पे जो होता है गैस, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए मेन सप्लाई जो होता है रेगुलेटर का, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसका सिलेंडर की का उपयोग किया जाता है। उससे रोका जाने का और खोलने का उपयोग किया जाता है। वाल्व को संचालित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो चौकर छड़ को होता है, नुकसान से बचाने के लिए हमेशा सही आकार के कुंजी का उपयोग करें। तो जब भी आप उपयोग कर रहे हैं तो इसमें भी होता है सही आकार का होना चाहिए। अब जैसे उस पर स्क्वायर कटे होते हैं, उसमें जो थ्रेड होता है ना, चाबी जो लगती है वो स्क्वायर शेप में होती है। अंदर जो लगी होती है वाल, उसमें नोच आते हैं, पिन टाइप का उसमें लगता है, वैसे करके उससे होता है उपयोग। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड एक साइज़ होगा उसका चाबी का, उसी का उपयोग करें, दूसरा ना करें। दूसरा करने से क्या होता है, वो टूटने के चांसेस होते हैं। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, चाबी हमेशा वाल सॉकेट पर ही छोड़ी जानी चाहिए। अच्छा, ये हमने गैस वेल्डिंग में भी देखा था। तो जब भी आप काम कर रहे हो तो मतलब उस पर सिलेंडर पे ओपन क्लोज करने का, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, चाबी हमेशा वहीं पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि फ्लैश बैक हो गया या बैक फायर हो गया तो उस केस में तुरंत से हम गैस को बंद कर सकते हैं। तो ये चाबी का दिया हुआ है उसका। सो ये आपका की है, ये सिलेंडर की है, जिसको ओपन क्लोज करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये ऑन कंडीशन होगा, ये ऑफ कंडीशन। अभी जो दिखा रहा है इसमें गैस लीकेज हो रहा है, मतलब ये ऑन कंडीशन में, इसको बंद करना है, अभी ऑफ करना है। आगे नोजल टिप क्लीनर। तो नोजल जो होता है, नोजल टिप क्लीनर जैसे गैस वेल्डिंग में होता है ना, उसमें नोजल होता है, तो उस पर उसको क्लीन करने के लिए टिप क्लीनर होता है। जैसे कि हमने नोजल देखा था, अलग अलग साइज़ में अलग अलग उसके होते हैं, अलग अलग थिकनेस ऑफ सीट के हिसाब से जो आपके नोजल ब्लो पाइप होता है उसका भी साइज़ चेंज हो जाता है, जो टिप होते हैं। तो ये नोजल और टिप क्लीनर जो होते हैं, जो आपका नोजल हो गया या टिप जो होता है उस पर, उसकी सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका टिप क्लीनर है। ये सारा इसका फिगर देके आपको इस वस्तु का नाम पूछता है, ये क्या है। तो ये आपका टिप क्लीनर है। और ये क्या होता है, तांबे से बनी हुई होती है। ये मामूली खुरदरी हैंडलिंग से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जो भी टिप होती है, जो वेल्डिंग की होती है, मसाले युक्त तांबे से बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा भी इधर उधर होती है ना, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। मामूली खुरदरी हैंडल करने टाइम, मतलब हैंडलिंग करोगे तो वो क्या होती है, खुरदरी हो जाती है। उससे क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, काम पर टिप के साथ टैपिंग या काटने हो गया, मरम्मत से परे टिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है, टिप क्लीनर का हमेशा उपयोग करना चाहिए टिप को सफाई करने को। उसमें नोजल में छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिससे निकलता है, थोड़ा सा भी उसको लगा दो, क्योंकि उसका जहाँ पे भी कहीं पे आप उपयोग कर रहे हो तो उसी से हो गया आपका
फ्यूल निकल रहा है, गैस निकल रहा है, और वो चीज़ जब आप जला रहे हो तो वहाँ भी हीट थोड़ी बहुत जा रही है। अब जैसे जैसे हीट हो तो मेल्ट होता है ना, थोड़ा सा कहीं आप लगा देते हो तो वो आपका तुरंत से डैमेज हो जाएगा। तो उसको सफाई करने के लिए टिप क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये आपका है टिप क्लीनर। ये आपका जो है ये आपका टिप क्लीनर है। टॉर्च कंटेनर के साथ एक विशेष टिप क्लीनर की आपूर्ति की जाती है। तो जो टॉर्च कंटेनर होता है उसके साथ ये आता है, और वो टिप क्लीनर की आपूर्ति की जाती है, जो प्रत्येक टिप के लिए एक प्रकार की ड्रिल और एक चिकनी फाइल है। मतलब एक प्रकार से समझो उसको ड्रिल की तरह है और दूसरा आपका फाइल की तरह है। एक फाइल रहता है, ये देखो सामने आपको दिख रहा है, ये आपका एक चिकनी फाइल है, और साथ ही आपका ड्रिल जैसे होता है ना, एक प्रकार की ड्रिल समझ लो। तो उसको छेद करने के लिए, छेद को बनाने के लिए, तो ये सिंपल समझ लो ये आपका स्टील की होती है। जिससे क्या होता है, जैसे ऐसे आप मान लो तो ये इस तरह से जो होता है नोजल में छेद होते हैं। इसको सफाई करने के लिए इसका टिप का उपयोग करते हैं। और जैसे कहाँ जहाँ पे टेपर हो गया तो उसको यहाँ इससे फाइलिंग करके फिर जहाँ पे आपका जो होल बना हुआ है उसमें आपको होल के टिप क्लीनर के सहायता से आप उसको होल को रिक्रिएट कर सकते हो। और टिप को साफ़ करने से पहले सही ड्रिल का चयन करें। तो टिप को साफ मतलब नोजल में जो छेद है उसको टिप कह रहा है, तो उसको साफ़ करने के लिए सही ड्रिल का चयन करें। ये टिप क्लीनर का सही चयन करना है और टिप के छेद के माध्यम से ऊपर और नीचे घुमाएं, उसको ऊपर और नीचे घुमाना है और ऊपर नीचे ले जाएं, ऊपर और नीचे ले जाएं, जैसे कि फिगर 4 में दिया हुआ है। ये आपका फिगर 4 है, इसमें देखो ये आपको अप डाउन करना है। ये आपका नोजल है और आपका टिप क्लीनर है। ये ऊपर नीचे ले जाएं और फिर चिकनी फाइल का उपयोग करके, तो चिकनी फाइल का उपयोग करके बाद में आपको सतह को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो सफाई करते समय क्या है, धूल को बाहर निकालने और ऑक्सीजन वाल्व को आंशिक रूप से खुला छोड़ दें। तो जो भी धूल आती है वो अंदर जाएगी, उसके लिए हम जैसे धूल जाएगी अंदर तो नोजल क्या होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन का जो वाल्व है उसको खुला रखेंगे। सफाई करने के बाद उसको खोल देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी है उसके अंदर गंदगी जाएगी वो बाहर आ जाएगी। और ये कह रहा है थोड़ा सा खुला भी छोड़ दे तो वो भी सही है। तो ये आपका हो गया टिप क्लीनिंग कर रहा है, जो नोजल का क्लीनिंग का, ये टिप क्लीनर का उपयोग करके अप डाउन करके उसको सफाई कर सकते हो। ये आपका फाइल है, फाइल से ऊपर में थोड़ा सा कर रहा है, जिससे आपका जो भी गंदगी होगी वो क्लियर हो जाएगी, और डेंट पेंट आया होगा वो भी हो जाएगा थोड़ा सा क्लीन। हाँ, अगला जो है आपका स्पार्क लाइटर। स्पार्क लाइटर क्या काम करता है, जब भी आपका टॉर्च जलाने का काम होता है तो उस टाइम पे इसका उपयोग किया जाता है स्पार्किंग के लिए। जैसे स्पार्क लाइटर दिखाया गया है, ये आपका स्पार्क लाइटर है ना। तो 6-7 में ये भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे थ्रेड है, ये फ्लिंट है। इसमें ना ये स्क्रैच मारता है तब जाके वो चिंगारी आती है। तो टॉर्च को प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टॉर्च होता है, वेल्डिंग टॉर्च होता है, उसको प्रज्वलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में ये बेसिकली उपयोग किया जाता है। और वेल्डिंग करते समय टॉर्च को जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का प्रयोग करें। तो गैस वेल्डिंग में जो भी टॉर्च को जलाने का होता है ना, तब आपका स्पार्क लाइटर का उपयोग करना चाहिए, और कभी भी माचिस का प्रयोग ना करें। इस उद्देश्य के लिए माचिस का उपयोग बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कभी भी आप माचिस से उसको इस्तेमाल ना करें जलाने के लिए। हमेशा आपका स्पार्क लाइटर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि स्पार्क लाइट ये माचिस जो होता है बहुत ही खतरनाक माना गया है, क्योंकि टिप से बहने वाली एसिटिलीन के प्रज्वलन से उत्पन्न लौ के कारण आपका हाथ जल सकता है। तो जो उससे जो आपका टिप होता है ना, जो नोजल जहाँ पे आता है, टिप आता है, तो वहाँ से आप जैसे माचिस लगाओगे तो आप पास लेके जाओगे। और जो आपका ये लाइटर होता है, स्पार्क लाइटर होता है, ये तकरीबन आपका ये आपका तकरीबन लंबाई इसकी 6 इंची से ज़्यादा होती है ना। 6 इंची से ज़्यादा ही होता है तकरीबन। 1 फीट के आसपास मान के चलो, 1 फीट नहीं होता है लेकिन कम होता है। 8 इंची के आसपास होता है, 8 से 10 इंची के आसपास मैंने यूज किया है। इसका स्टैंडर्ड लेंथ तो इस पर लिखा हुआ नहीं होगा, मैंने यूज़ किया है तो वो आइडिया है कितना लंबा है बोल के। तो ये आपका उस चीज़ पे आप करोगे तो वहाँ पे आपका सही होता है। और उससे क्या होता है, संभावना माचिस में क्या होता है, हाथ जलने की संभावना होती है। लाइटर पे करोगे बहुत ही स्मॉल स्पार्किंग आती है, और गैस जो होता है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो उसमें तुरंत से लाइट लग जाती है। अब नॉर्मल खाना बनाते होंगे तो उसमें खाना बनाते हुए देखते होंगे जो एलपीजी यूज करा जाता है, लिक्विड जो खाने में इस्तेमाल करते हैं ना एलपीजी का, तो उसमें देखोगे आप लाइटर मारोगे कैसे जल जाता है। तो वो सेम चीज़ है। तो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और हाई थोड़ा सा भी आता है उसमें क्या होगा, स्टैटिक चार्ज भी आएगा तब भी जल जाएगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो इस तरह से होते हैं, इसलिए इसको कंप्रेस्ड किया जाता है। आगे है जैसे फिगर 7 में दिया हुआ है, तो ये आपका फाइल का दिखा रहा है, ये कप का दिखा रहा है, ये आपका स्प्रिंग हो गया, थ्रेड हो गया, पिन हो गया। ये फ़ोटो देके आपको पार्ट नंबर पूछे जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। फ्लिंट हो गया, फाइल हो गया, फाइल इसमें दिया हुआ है। फिर आपका
गैस कप हो गया, ये गैस कप हो गया, यही आपको दिखा रहा है गैस कप का ये फाइल हो गया। और ये आपका कप सपोर्ट हो गया, कप को सपोर्ट करने के लिए हो गया। उसके बाद चिपिंग हैमर है। जब आप वेल्डिंग कर लेते हो तो वेल्डिंग करते हो तो वहाँ पे एक स्लैग बैठता है, जहाँ पे मेन मटेरियल आपका जुड़ जाता है ना, उसके ऊपर स्लैग बैठता है, जहाँ पे पिलर रोड का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे स्लैग बैठता है। तो स्लैग को हटाने के लिए जो होता है इस्तेमाल, वो आपका चिपिंग हैमर का किया जाता है। ये आपका चिपिंग हैमर है, ये आपका चिपिंग हैमर है। तो इसका उपयोग जो होता है, स्लैग जो ऊपर बैठ जाता है ना, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, चिपिंग हैमर का उपयोग जो होता है स्लैग को हटाने के लिए किया जाता है, जो जमा हुआ वेल्ड बीम को कवर करता है। जहाँ पे वेल्डिंग करी जाती है ना, वेल्डिंग के ऊपर वो बैठता है। वो ये क्या करता है, स्लैग क्या करता है, ऑक्साइड होने से, मतलब ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। जो मेन आपका मेटल वेल्ड होता है जहाँ पे, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। यह क्या होता है, हल्के स्टील के हैंडल के साथ का मध्यम कार्बन स्टील से बना होता है। तो ये हल्के स्टील जो होता है उसका हैंडल होता है, और इसका जो होता है मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है। मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है, 0.25 या 3 कह लो, 0.25 से लेकर 0.7 तक जो होता है इसमें कार्बन परसेंटेज होता है, वो आपका मीडियम कार्बन स्टील होगा। इसके एक सिरे पर छेनी की धार जो होती है, और किसी भी स्थिति में धातु मल को हटाने के लिए दूसरे सिरे का एक टिप दिया गया है। इसमें क्या होता है, एक एक देखोगे, दूसरे एक साइड जो होता है छेनी की तरह होता है, और दूसरे साइड जो होता है, दूसरे साइड टिप दिया गया है, जो किसी भी धातु में के ऊपर से हटाने के लिए। जैसे ये देखो, ये आपका चीजल की तरह है, और ये थोड़ा शार्प दिया गया है। तो ये आपका चिपिंग में जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें निकालने के लिए, और ये आपका चीजल की तरह है, वो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ है, यहाँ पे देखोगे तेज छेनी की धार जो होता है, स्लैग को प्रभावी रूप से छीलने के लिए बिंदु को बनाए रखने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। अच्छा, वो करने के बाद क्या होता है ना, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, कहीं आपको हट तो नहीं गया। तो स्लैग को हटाने के लिए देखोगे ना, जहाँ ज़्यादा जम जाता है ना, तो वहाँ आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं। तो ये दोनों साइड का आपका जो स्लैग है, उसको हटाने के लिए तो मेन होता है स्टार्टिंग में इस साइड से जैसे करते हैं ये, क्योंकि स्ट्रेट साइड का वो जहाँ जहाँ रह जाता है, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, उसको आसानी से फिर हटा सकते हो। लेकिन जो जहाँ जमा वो होता है, तो वहाँ पे आपको उस तरह से वार करना होता है। ये नुकीला वाला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो अगला है आपका कार्बन ब्रश, जहाँ पे आपने चिपिंग कर दिया, उसके बाद उस जगह पे धूल भी तो बैठेगा, और कुछ कुछ चीज़ें बारीकी जो है वो रह जाती है, तो उसको हम वायर ब्रश का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो भी बचा कुछ है। अब वायर ब्रश क्या है, चारों तरफ, जैसे हम अपना मुंह धोने के लिए क्या ब्रश की इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चारों तरफ जाता है ना, जिससे क्या होता है, जो भी गंदगी है वो अच्छे से सफाई हो जाए। तो सेम चीज़ में कार्बन स्टील का जो ब्रश है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे स्लैग हमने लगा दिया, स्लैग हटा दिया, उसके बाद कुछ चीज़ रह जाती है, तो उसको फिर हम इससे वायर ब्रश से यूज़ करके उसके बाद फिर उसमें हवा मार दो, या फिर ऐसे ही हवा मार दो, या फिर एक आपका एक और ब्रश आता है, उससे आप सफाई कर सकते हो। तो इसका उपयोग जो होता है वेल्डिंग से पहले जंग हटाने के लिए करते हैं, ऑक्साइड और गंदगी काम के लिए सतह को साफ़ करना। सो ये ज़्यादातर क्या होता है, पहले भी यूज़ होता है और बाद में भी यूज़ होता है। वेल्डिंग करने से पहले भी यूज़ है और बाद में भी यूज़ है। तो वेल्डिंग शुरू करने से पहले जैसे वहाँ पे कुछ भी जंग लगा होगा, तो उसको साफ़ करने के लिए ऑक्साइड को हटाना, या फिर किसी अन्य प्रकार का जो मेटल के साथ चिपका हुआ होगा उस चीज़ को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जैसे हो गया आपका स्लैग का, मैंने बताया कि स्लैग जो होता है छीलने के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट कुछ पॉजिटिव रह जाता है, कुछ छोटे छोटे रह जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए फिर से हम वायर ब्रश से उसका इस्तेमाल करते हैं। और वेल्ड की जो होती है सामान्य सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश का उपयोग अलो और स्टेनलेस स्टील वेल्डेड जोड़ की सफाई के लिए किया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश होता है, एसएस का जो वायर ब्रश होता है, इसका उपयोग जो होता है आपका अलोह और एसएस के जो वेल्डेड जोड़ होते हैं उसको सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हैंडल के साथ लकड़ी के टुकड़े पर 3 से 5 पंक्तियों में लगे होते हैं। इनमें जो होता है 1 2 3 4 5, मतलब 3 से 5 पंक्तियों के साथ ये लकड़ी का जो हैंडल होता है उस पर आपका लगा हुआ होता है। जैसे ये देखोगे तो ये आपका इसमें दिखा रहा है 5 लाइन का है इसमें, है ना। ये थोड़ा जूम कर लो, ये देखोगे ये आपका 1 2 3 4 5 है टोटल। तो ऐसे होते हैं, ये लकड़ी का हैंडल होता है, इसमें आपको उसको अंदर घुसाया रहता है, जैसे आप बटन टिपते हो ना, इसी तरह से इसमें भी रहता है, जो अंदर घुसाया हुआ रहता है, उसमें कील ठोका हुआ रहता है ना, ठोका जाता है ना, तो इस तरह से इसको भी डाला रहता है। तो इसके हैंडल के साथ लकड़ी के टुकड़े पे 3 से 5 पंक्तियों में लगे होते हैं, 5 पंक्ति में लगते होते हैं, 3 से 5 पंक्ति में। और लंबे अच्छा तारों का गुच्छा बना होता है, तारों का जो होता है गुच्छा बना होता है। और लंबे जीवन के लिए अच्छी सफाई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तारों को कठोर और टेम्पर्ड किया जाता है। जो तार इसमें लगे रहते हैं वो हार्ड और टेम्पर किए रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी जीवन जो होती है वो बढ़ जाती है, लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद उसका आप इस्तेमाल हार्ड और टेम्पर रहेगा, तो आप कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो उससे सॉफ्ट जो भी मटेरियल होगा उसको काट के निकाल देगा।
और यदि सॉफ्ट इस्तेमाल कर देते हैं तो आप उस पे चलाओगे, जैसे झाड़ू होता है, झाड़ू आप उस पे मेटल पे लेके इस्तेमाल करोगे तो झाड़ू ख़राब हो जाएगा ना। तो झाड़ू हम धूल निकालने के लिए करते हैं, इसी तरह से इसका है। तो जहाँ पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेटल पे ही इस्तेमाल होगा तो ऐसे इसका पहले तो इस्तेमाल कर दिया, तो उस पर भी एक प्रॉपर्टी डाल दी हमने, जो पहले उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दिया। उससे क्या हो गया, वो हार्ड हो गया और साथ ही वो टफ भी हो गया। तो फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आसानी से सही वो उसकी लाइफ भी हो जाती है। उसके बाद है आपका चिमटे है, तो टोंक्स हैं। तो टोंक्स में आपका 10-11 में दिखाया हुआ है, जो भी हीटेड होता है, जहाँ पे वेल्ड करते हो तो वो गर्म हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ उठा के किसी और दूसरी जगह ले जाने के लिए या पकड़ने के लिए, जो हीट मेटल होता है उसको पकड़ने के लिए टोंक्स का इस्तेमाल करते हैं हम। टोंक्स में भी क्या होता है, जैसे प्लायर में होता है ना, अलग अलग मतलब फेस के आधार पे होता है। जो कटिंग प्लायर हो गया, प्लेट नोज हो गया, राउंड नोज हो गया, उसके बारे में देखेंगे। सो इसके हिसाब से टोंक्स भी होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है टोंक्स जो होता है, चिमटे का जो होता है एक जोड़ दिखाया गया, जिसका उपयोग तप्त कर्म मतलब जो गर्म वस्तुएं हैं उसको टुकड़ों को पकड़ने के लिए, कार्य की स्थिति में रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका टोंक्स है। टोंक्स में देखोगे ये आपका फ्लैट टाइप का है, फिर ये आप राउंड हो जाएगा। ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है, ये आपका वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। ये भी जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम में आपका आई में यूवी रेज और इंफ्रारेड ना आ जाए, उसके लिए हम आँखों को बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस लेंस में इसमें क्या होता है, 3 लेयर होता है। 2 साइड आपका ट्रांसपेरेंट होता है और बीच में जो होता है कलर्ड वाला होता है, जो शीशा होता है। एक वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का उपयोग चेहरे और आँखों को आर्क विकिरण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसका चेहरे और आपका आँखों का विकिरण का, जिसमें आपका यूवी रेज और इंफ्रारेड आता है, उससे बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लेंस की सुरक्षा के लिए एक फ़िल्टर लेंस और सादे कांच से सुसज्जित होता है। तो इसमें क्या होता है, लेंस की सुरक्षा के लिए एक फ़िल्टर लेंस होता है और एक सादा कांच होता है। तो इसमें 3 होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है और एक आपका मेन होता है। तो आगे आपका जो हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है लेंस की सुरक्षा के लिए, तो मेन जो आपका होगा वो लेंस हो गया, उसका सुरक्षा के लिए फ़िल्टर लेंस हो गया और सादे कांच से सुसज्जित होता है। उसके बाद है आपका जो है वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। इसके बारे में पहले भी देखा था, तब भी देख लेते हैं, क्योंकि वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन जो है उसके में देखते हैं। तो वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन जो होता है, ये आपका हेलमेट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपके हाथ जो है वो फ्री हो जाते हैं, तो आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। माथे में लगा के अप डाउन करके आप काम कर सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है, हैंड स्क्रीन के रूप में किया जाता है। सो हैंड स्क्रीन के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे वेल्डर के सिर पर पहना जाता है। और इसमें जो होता है सिर पर पहना जाता है ताकि वो अपने दोनों हाथों का उपयोग माफ़ कीजिएगा, तो उसका क्या है, दोनों हाथों का उपयोग कर सके, उसके लिए क्या करता है, ये वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन यूज़ करता है ना। आगे जैसे आपका ये वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन जो हेलमेट स्क्रीन है, ये आपका है। अगला जो है चीपिंग गॉगल्स जो है, जब आप चीपिंग करते हैं उस टाइम पे ये गॉगल्स इस्तेमाल किया जाता है। सो चीपिंग गॉगल्स का इस्तेमाल जो होता है स्लैग को हटाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब आप वेल्डिंग कर लेते हो तो उसके अंदर जो फ्लक्स बैठ जाता है वो स्लैग हो जाता है। तो स्लैग को हटाते टाइम क्या होता है, चीपिंग हैमर से चीपिंग करते हैं तो उसको उस टाइम पे वहाँ पे चिप्स उड़ के अपनी आंखों में आके ना लगे, उसके लिए क्या होता है, ये गूगल्स पहनते हैं। और है क्षेत्र को साफ करने के लिए, देखने के लिए उन्हें एक सादे कांच से सुसज्जित किया जाता है। तो ये आपका जो है, ये आपका सादे कांच का होता है, उसी से आपको बनाया हुआ रहता है। टोंक्स टोंक्स बेसिकली क्या होता है, ये आपके चिमटे होते हैं, जिससे गर्म जो आपके जो भी धातु होते हैं, गर्म धातु होते हैं, उसको निकालने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, यही है, सफाई करते समय गर्म धातु को या फिर संभालने के लिए, वो गर्म धातु कार्य हो गया, धातु वेल्डिंग कार्य को संभालने के लिए चिमटे का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हथौड़े से ठोकने के लिए भी, धातु पकड़ने के लिए किया जाता है। तो टोंक्स जो होते हैं, इनका उपयोग आपका जो भी गर्म वस्तु होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और संभालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब आपका हैमर का यूज़ करना होता है उस टाइम आपका जो धातु होता है, गर्म धातु, उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड होल्डर है, सॉरी, हाँ, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो इसमें क्या होता है, केबल के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर दिखा रहा है। तो ये आपका केबल इधर, ये इलेक्ट्रोड होल्डर, इसी में आपका इलेक्ट्रोड को जो होता है होल्ड किया जाता है, वेल्डिंग करने टाइम में इसी से पकड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेरफेर करने के लिए एक इलेक्ट्रोड धारक का उपयोग किया जाता है। सो वेल्डिंग मशीनों में उच्च धारा को ले जाने के लिए केबल को अच्छी गुणवत्ता वाले लचीले रबड़ और तांबे के कोर से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका लचीला होता है और तांबे का कोर होता है। तो ये आपका वेल्डिंग करने के टाइम में इसमें आपका वेल्डिंग का जो रोड होता है उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केबल के साथ अर्थ क्लैंप, तो ये आपका अर्थ क्लैंप का है। इनमें क्या होते हैं ना, इन चीज़ों पर सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका फिगर दिया रहेगा और इसका पूछेगा ये क्या है, कौन सा टूल है, इस पर क्या कौन सा टूल है। तो ये सारे जैसे बताते जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका अर्थ क्लैंप आता है, अर्थ क्लैंप विद केबल। केबल के साथ क्या है, अर्थ क्लैंप। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जिसका अर्थिंग लगाने के लिए आपका रिटर्न लीड को जो होता है, जो अब यह वेल्डिंग टेबल से मजबूती से जोड़ने के लिए अर्थ क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो जो
रिटर्न लीड होता है उसका जॉब में, ये दूसरा जो जॉब बेस होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है और दूसरे साइड से वेल्डिंग करी जाती है। तो वही आपका रिटर्न लीड को जॉब या वेल्डिंग टेबल से मजबूती से जोड़ने के लिए अर्थ क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो मजबूत जो आपका अर्थ क्लैंप है उसका उपयोग जहाँ पे आप जॉब का करते हैं उसका टेबल जो होता है वहाँ पे भी इसका लगा रहता है। उसके बाद क्या है आपका वेल्डिंग टेबल। तो वेल्डिंग टेबल वहाँ पे होता है जहाँ पे आप वेल्डिंग का परफॉर्म करते हैं। तो वेल्डिंग टेबल का उपयोग क्या होता है, नौकरियों को रखने और वेल्डिंग के दौरान टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और टेबल का जो शीर्ष होता है धातु का बना होता है। तो वेल्डिंग टेबल जो होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, काम करते हो, वेल्डिंग का काम को जो है परफॉर्म करते हो और उसके टुकड़ों को रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसका जो उपयोग किया जाता है। और उसका जो उसका टॉप सरफेस होता है वो आपका जो होता है मेटल का बना होता है। अगला जो है आपका ये एप्रन है, जो आपका धातु में मतलब चिप्स जोड़ते हैं या फिर वेल्डिंग का स्पार्क जोड़ेंगे वो आपकी बॉडी पे ना जाए उसके लिए एप्रन का यूज़ किया जाता है। तो यही है, शरीर की सुरक्षा के लिए और शरीर की रक्षा के लिए एप्रन का उपयोग किया जाता है। यह चमड़े से बना होता है, चमड़े का बना होता है और इसको शरीर में पहना जाना चाहिए जब भी आप वेल्डिंग करते हो उस समय में। इससे क्या होता है, गर्मी की किरणें और छोटे जो छींटे आती है, स्पार्किंग आता है या विकिरण से सुरक्षा के लिए पहना जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ हो गया, शरीर को बचाने के लिए होता है और चमड़े का बना होता है। इसमें क्या होता है, गर्मी की किरणों और गर्मी जो स्पार्किंग आता है या फिर जो आपका लाइट आते हैं, विकिरण आते हैं, उन चीज़ों से भी ये बचाता है। अगला जो है आपका हैंड ग्लव्स है। हैंड ग्लव्स है बेसिकली आपका बिजली के झटके से आपको बचाता है, गर्मी से बचाता है और जो स्पार्किंग आता है उससे आपको बचाता है। उसके लिए क्या होता है, हैंड ग्लव्स का उपयोग करना जरूरी है। इसमें जैसे दिया हुआ है हैंड ग्लव्स के बारे, तो हाथों को बिजली के झटके, आर्क, विकिरण, गर्मी और गर्म छींटे से बचने के लिए दस्ताने का उपयोग किया जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि दस्ताने जो होते हैं वो भी आपके चमड़े के होते बने होने चाहिए, बने होते हैं चमड़े के ही। अगला जो है आपका वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन, टाइप एंड यूजेस। तो ये हम अगले क्लास में देखें। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।